वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं पूर्वा। हम सभी को सक्सेसफुल बनना है, पर हम सब घबराते हैं स्ट्रगल से। सभी को फेमस होना है, बट फेल किसी को नहीं होना है। जब भी हम किसी फेमस पर्सन को या सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो सोचते हैं वाओ, इनके कितने सारे चाहने वाले हैं, इन्होंने कितनी सक्सेस मिली है। पर हम ये नहीं देखते हैं कि उस सफलता के पीछे उन्होंने कितना हार्डवर्क और कितना स्ट्रगल किया है, कितने अप्स एंड डाउन्स को उन्होंने मैनेज करते हुए वो आगे बढ़े हैं। राइट। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के शहंशाह जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हुए सारे अप्स एंड डाउन्स को मैनेज करते हुए अपने आप को इस मुकाम पे ले आए हैं कि इंडस्ट्री क्या पूरी दुनिया के लोग उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह और लेजेंड समझते हैं। आज हम बात करेंगे बिग बी के बारे में। द अमिताभ बच्चन। इस नाम के आगे हमें जितनी चमक दिखाई देती है उसका 100 गुना ज्यादा मेहनत उन्होंने अपनी लाइफ में इस नाम को बनाने के लिए की है और इसे इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उनका नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड काम में आया है। अमिताभ बच्चन पहले ऐसे एशियन व्यक्ति है जिन्हें मैडम तुषाद में वैक्स म्यूजियम बनाने का मौका मिला था। अमिताभ बच्चन ने टोटल 12 मूवीज में डबल रोल प्ले किए हैं, जो कि अभी तक अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किसी और व्यक्ति ने ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ा है। बिग बी का पहला सपना एक्टिंग कभी नहीं था। वो शुरुआत से ही एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, बट किसी रीजन से वो नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने कई जॉब्स में अप्लाई किया। रेडियो जॉकी के लिए भी उन्होंने अप्लाई किया, बट उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। रीजन था उनकी आवाज। किसे पता था कि वो आवाज बाद में जाके इतनी फेमस होगी कि लोग सिंगिंग, एक्टिंग, वॉइस ओवर सब कुछ उसी से करवाएंगे। बिग बी ने एक्टिंग ज्वाइन की, उसका रीजन था उनकी मदर तेजी बच्चन। तेजी बच्चन शुरुआत से ही एक्टिंग, सिंगिंग में इंटरेस्ट रखती थी, बट बिकॉज फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण उन्होंने अपना ड्रीम गिव अप करना पड़ा। अमिताभ बच्चन जी की जंजीर मूवी सभी जानते हैं क्योंकि वो उनकी पहली हिट मूवी थी, बट कोई ये नहीं जानता कि इस मूवी के पहले उन्होंने 12 मूवीज की थी जो सारी फ्लॉप थी। जब उनकी लगातार सारी मूवीज फ्लॉप हो रही थी तो उन्होंने पक्का मन बना लिया था कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगे, बट कहते हैं हमें हमेशा हमारे साथ में पॉजिटिव लोगों को रखना चाहिए। ठीक ऐसा ही उनकी लाइफ में अनवर अली ने किया, जो कि महमूद के भाई हैं। अनवर अली फिल्म सात हिंदुस्तानी से उनके दोस्त रहे हैं और वो नहीं चाहते थे अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री छोड़े, क्योंकि वो हमेशा से उनमें ये पोटेंशियल देखते थे कि वो बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं। अमिताभ जी ने अपने फ्रेंड की बात मानी और उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने आगे मूवीज करते गए और उन्हें जंजीर मिल गई और वो हिट हो गई। तो हमें हमेशा हमारे आसपास अच्छे लोगों को रखना चाहिए जो हमें मोटिवेट करें, ना कि जो हमें डीमोटिवेट करें। आपको पता है अमिताभ बच्चन को सबसे सुंदर एक्ट्रेस कौन लगती है? जया बच्चन? नहीं। रेखा? नहीं। उन्हें सबसे सुंदर लगती है वहीदा रहमान। यस, उन्होंने ये बात खुद कबूल की है केबीसी में। आपको क्या लगता है, जया बच्चन और अमिताभ जी की अरेंज मैरिज है? अगर आपको ये लगता है तो ये बहुत ही गलत है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी स्टार्ट होती है पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से। शुरुआत की बात है जब जया बच्चन को मूवी मिल गई थी राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना ने ये बात नोटिस की कि जया बच्चन को अमिताभ बच्चन हमेशा पिक करने आते हैं, ड्रॉप करके जाते हैं। तो एक दिन उन्होंने जया बच्चन को बुला के कहा कि आप ये किसके साथ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, ये लड़का कभी स्टार नहीं बनने वाला। पर जया जी को उन पर पूरा भरोसा था। फिर एक बार उन्होंने काम किया आनंद में राजेश खन्ना के साथ। उनकी एक्टिंग सभी ने सराही, इवन राजेश खन्ना खुद उस एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हुए।
और इतनी अच्छी एक्टिंग की थी कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट को स्टार का अवार्ड भी जीता था। बिग बी का कुली वाला एक्सीडेंट तो हम सब जानते हैं, बट उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, वो बहुत कम लोग जानते हैं। उससे जुड़ी 2 कहानियां मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो हमें ये लगता है कि अमिताभ बच्चन इस एक्सीडेंट के सबसे बड़े विक्टिम रहे हैं, और वी कैन से कि वो एक ओनली विक्टिम रहे हैं, जबकि ये बात बहुत गलत है। उनके साथ उस समय पुनीत इसार भी विक्टिम बने थे। पुनीत इसार वही हैं जो उस फिल्म के विलेन थे। इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार सभी लोग उन्हें ठहराते थे। इवन फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी ये समझते थे कि उनकी वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ है। उनके हाथ में 6 से 7 मूवी थी, और इस एक्सीडेंट के बाद सभी ने उस मूवी से निकाल दिया था उन्हें। सभी लोगों की दुआओं के साथ जैसे ही अमिताभ बच्चन ठीक हुए, सबसे पहले उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले बात यही कही कि पुनीत इसार जो थे वो सिर्फ अपनी एक्टिंग कर रहे थे, उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, कृपया उन्हें कोई भी इस एक्सीडेंट का दोषी ना माने। अमिताभ बच्चन बहुत ही नेक दिल के व्यक्ति हैं, हमेशा हम जानते हैं, बट ये चीज़ मुझे बहुत हार्ड टच हुई है कि उन्होंने ठीक होते से ही सबसे पहले ये बात कही, और इस बात का इतना अच्छा असर हुआ कि पुनीत इसार को B.R. चोपड़ा ने महाभारत के लिए साइन कर लिया, और वो साइन करने के बाद उन्हें अपना काम बढ़ाने का मौका मिला। दूसरी कहानी है स्मिता पाटिल की। हाँ जी, स्मिता पाटिल ने इस मूवी में एक्ट नहीं किया था, बट वो अमिताभ बच्चन की बहुत अच्छी दोस्त थी। कहते हैं हमारे क्लोज फ्रेंड्स को या हमारे जो भी क्लोज होता है उन्हें हमेशा इंट्यूशंस हो जाते हैं अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कुछ अच्छा होता है उसके। तो स्मिता पाटिल को जो है सपना आया था जस्ट 1 दिन पहले, जो कि एक बुरा सपना था अमिताभ बच्चन से रिलेटेड। बाद में उन्हें पता चला कि ये सपना इसलिए आया था क्योंकि उनके साथ कुली वाला इतना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। 1984 में अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पर इलेक्शन लड़ा था। एक्चुअली तेजी बच्चन जो है वो इंदिरा गांधी की एडवाइजर भी रह चुकी है और उनके फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं। एनीवेज, हम लाइन पे आते हैं। अमिताभ बच्चन ने इलेक्शन लड़ा था। आपको पता है उनकी क्रेजीनेस इतनी थी, इतनी पॉपुलैरिटी थी कि वो जहाँ भी प्रचार प्रसार के लिए जाते थे लड़कियां अपनी चुन्नियां बिछा देती थी। जस्ट इमेजिन, लड़कियां अपने दुपट्टे जो होते थे वो सारे बिछा देती थी कि अमिताभ बच्चन रोड की जगह उनकी चुन्नियों पे पाँव रखे। ये तो ठीक है, एक क्या किस्सा हुआ था, वो पूरे 2 लाख वोट से जीते थे, उसके बावजूद उनके 4000 जो वोट थे वो एलिमिनेट कर दिए थे इलेक्शन कमेटी ने। वो एलिमिनेट क्यों किए थे? वो वोट्स इसलिए एलिमिनेट किए थे क्योंकि गर्ल्स ने वोट स्टाम्प की जगह अपने लिपस्टिक के मार्क्स लगाए थे। हर किसी की लाइफ में अच्छा और बुरा वक्त आता है। अमिताभ बच्चन की लाइफ में भी जितना अच्छा वक्त आया है उसके पहले उन्होंने उससे भी ज़्यादा बुरा वक्त फेस किया है। उनकी कंपनी थी ABC, जिससे उन्हें 90 करोड़ का लोन हो गया था, वो उसे चुका नहीं पा रहे थे, जिसके कारण 100 से ज़्यादा केसेस हो गए थे। इवन उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ा था। इसी टाइम में बहुत सारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। एक व्यक्ति थे धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने उन्हें हेल्प ऑफर की, बट अमिताभ बच्चन अपने उसूलों के पक्के थे और उन्होंने वो हेल्प लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने उससे पैसे लेने के लिए मना बोल दिया। उस रात वो रात भर नहीं सोए और वो यही सोचते रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे ये सारी सिचुएशंस नॉर्मल हो जाए। तब उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं एक्टिंग ही कर सकता हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता। सुबह उठते ही सबसे पहले वो यश चोपड़ा के ऑफिस गए। वहाँ पे उन्होंने उनसे काम मांगा। उन्होंने बोला छोटा बड़ा जैसा भी रोल है आप मुझे दे दीजिए, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग ही करूँगा। तब यश चोपड़ा ने उन्हें ऑफर की मोहब्बतें। मोहब्बतें के रोल के बारे में हम सब जानते हैं।
उस रोल को अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उस रोल के पीछे जो उनकी लगन और जो उनकी मेहनत थी वो निखर के आई, क्योंकि उन्होंने बैड सिचुएशंस फेस की। तो हम अपनी जितनी बैड सिचुएशंस हैं उसको पॉजिटिव वेज में ले सकते हैं। ये चीज़ आप अमिताभ बच्चन से बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। मोहब्बती के बाद बिग बी को ऑफर हुआ कौन बनेगा करोड़पति। जया बच्चन इसके बहुत खिलाफ थी, वो नहीं चाहती थे कि अमिताभ बच्चन केबीसी ज्वाइन करे। रीजन ये था कि उस समय कोई भी बड़ा एक्टर या फिल्मी एक्टर टीवी इंडस्ट्री में नहीं जाता था। अगर कोई टीवी इंडस्ट्री में गया मतलब आप समझ लो कि उसका कैरियर खत्म हो गया। उनका ये रीजन था उन्हें ना कहने का। बट अमिताभ बच्चन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उनकी जितनी भी बैड सिचुएशन चल रही है, उनके जितना भी कर्ज है, उन्हें वह चुकाना था। उन्होंने जया बच्चन से कहा बेगर्स कैंट बी चूजर्स। वो ये रोल करना चाहते हैं क्योंकि अभी उनके हाथ में बस यही मौका है जिससे वो अपनी सारी सिचुएशंस अच्छी कर सकते हैं। उन्होंने ये रोल अपनाया और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि उनके अलावा इस रोल को इतना अच्छा कोई और नहीं कर सकता। तो बिग बी का सोच ये रही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर हम अच्छे लगन से, अच्छे दिल से वो काम करें तो वो छोटे से छोटा काम भी बड़ा बन सकता है। केबीसी के बाद की कहानी तो हम सब जानते हैं। आपको पता है अमिताभ बच्चन की नेटवर्थ कितनी है? 2,500 करोड़। और उनके जो 2 बंगलोज हैं, प्रतीक्षा और जलसा, इन दोनों की ही वैल्यू 200 करोड़ से ज्यादा होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जो एक समय पे 90 करोड़ के लोन में फंसा हुआ था, आज उनकी नेटवर्क 2,500 करोड़ है, सिर्फ और सिर्फ उनकी लगन के पीछे और उनका अपने आप के विश्वास। आपको पता है जलसा जो है वो अमिताभ बच्चन को रमेश सिप्पी ने गिफ्ट दिया था। वो उनकी एक्टिंग से इतना इम्प्रेस हुए थे सत्ते पे सत्ता मूवी की एक्टिंग के लिए कि उन्होंने उन्हें जलसा गिफ्ट दिया। बिग बी पूरी तरह से वेजिटेरियन है, वो अल्कोहल भी कंज्यूम नहीं करते हैं, इवन वो सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं पीते हैं। एक इंसिडेंस हुआ था जब वो एक जयपुर के स्कूल में गए थे। एक छोटी सी स्टूडेंट ने उन्हें बताया, उनसे पूछा एक्चुअली कि आप पेप्सी को क्यों एंडोर्स किया है, आप उसको क्यों प्रमोट करते हैं, जबकि उनके टीचर उन्हें बताते हैं कि पेप्सी एक तरह का जहर है। उस समय अमिताभ बच्चन अवाक रह गए, पर बाद में उन्होंने रिसर्च किया और पेप्सी को प्रमोट ना करने की कसम खाई। अपने बेटे अभिषेक और ऐश्वर्या को भी उन्होंने ये चीज कही कि जब तक वो कोई प्रोडक्ट कंज्यूम ना करे जिसके बारे में उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, वे कभी उस ब्रांड को एंडोर्स नहीं करें। मैं इस चीज से बहुत ही प्रभावित हुई हूँ उनके कि हाँ, हम अगर कोई चीज गलत कर रहे हैं और हमें कोई ये चीज बता रहा है कि ये चीज गलत हो रही है, तो हमको वो चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक्सेप्ट तो करनी चाहिए बल्कि उसे सुधारना भी चाहिए। अमिताभ का मतलब होता है ऐसा प्रकाश जो कभी खत्म ना हो। उनके नाम की तरह उनकी जीवन भी रहा है। उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, इतनी मुश्किलों का सामना किया, पर वो कभी नहीं हारे। सारे अप्स एंड डाउन्स देखें। कहते हैं सोना तभी निखरता है जब वह कड़ी आग में तपता है। तो हमें उनकी लाइफ से ये इंस्पिरेशन मिलती है कि हम जितना तपेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितनी तपस्या करेंगे, हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बच्चन के पिताजी बहुत ही अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, ये हम सब जानते हैं। हरिवंश राय बच्चन ने स्पेशली मधुशाला में ये लाइंस लिखी है, राह पकड़ तो एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। इसका मतलब ये है कि आप एक राह को चूज कर लो, उसी पर चलो, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, प्लीज आप मुझे मैसेजेस में बता सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, ताकि मुझे और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अच्छी बातें सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।